हमारे साथ हैं हमारे मित्र अविनाश जी। और आज अविनाश जी को हमने पकड़ लिया है। अविनाश जी दूसरों का इंटरव्यू लेते हैं, तो आज मैं अविनाश जी का इंटरव्यू लूँगा। और अविनाश जी की जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकती है और ये लोगों को इंस्पायर करेगी। तो अविनाश जी मुझे अपने बारे में बताएं और अपना एक संक्षिप्त परिचय अपने साथियों के लिए दें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो क्योंकि लोग दुनिया अपने बारे में बताना चाहती है और आपने मेरे दर्द और मेरे जीवन के बारे में जानने की प्रयास किया और दुनिया को बताना चाहती है, सबसे पहले आपको थैंक यू। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से कोटा गांव नामक स्थित है, जहाँ से मैं आता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से प्राप्त की। उसके बाद उसके आगे कुछ शिक्षा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और देन वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते करते मैं बहुत सारे छात्रों को देखता था, बहुत सारी बत्तियां गुजरती थी, तो मैं दिमाग में चला कि कुछ और आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ बिजली पानी शिक्षा उस वक्त थी नहीं जब मैं पढ़ रहा था। आज बहुत सारी तो टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था जी। फिर मैं चला आया दिल्ली से मैंने मास्टर किया, पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया और यहीं दिल्ली पढ़ते पढ़ते मैंने यूपीएससी में दृष्टि कोचिंग में मुखर्जी नगर में आके मैंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू की। और मेरी यही एक छोटी सी कहानी कि आज मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ यूपीएससी देने का और अपने जीवन को उच्च और अच्छा बनाने का सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। तो मुखर्जी नगर में सर आप जब आए, पहली बार आए, तो मुखर्जी नगर का पहला दिन कैसा था आपका? सर सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुखर्जी नगर की कोई नाम की एक चीज़ भी है। सच पूछे तो आज से 5 साल पहले बिल्कुल मुझसे मैं दिल्ली पता था, आईएएस पता था कि मुझे आईएएस बनना है। ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी उसको कहलाती है। सीधा आईएएस आईपीएस जानता था कि डीएम एसपी बस। रेलवे डिपार्टमेंट क्या था, बहुत सारी तमाम चीज़ें मुखर्जी। जब यहाँ आया रंगमंच देखा तो मुझे 1 हफ्ते तो लग गए केवल समझने में इस चकाचौंध माया नगरी को। इस माया नगरी का मतलब मैं माया नगरी में ही फंस गया कि भाई एक्चुअली में क्या है। तमाम दोस्तों से मिला जो अनजान थे मेरे लिए, मैं दोस्त तो कह रहा हूँ लेकिन स्ट्रेंजर दोस्त थे। मैंने उनको बनाया अपने विवेक से, अपने जो प्रयागराज की धरती से मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, उसका ही मैंने सच पूछिए तो यूटिलाइज करके दिल्ली मैंने अपने मित्र बनाए कुछ, उनसे मैंने सीखा। कुछ सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया गाइडलाइन की कौन सी कोचिंग। फिर मैंने कोचिंग टू कोचिंग शुरू कर दी अपनी यात्रा और हर कोचिंग में जाके मैं ट्रायल लेने लगा कि कौन सी मेरे लिए बेस्ट कोचिंग है। तो आप मुझे बताएं कि आपके जो यूपीएससी की जर्नी है, इस यूपीएससी की जर्नी में आपने जो है किस प्रकार से प्रारंभ किया और जो है इस यूपीएससी की जर्नी में आपका जो विषय रहे हैं और उसमें अध्ययन के तरीके रहे हैं वो कैसे रहे? यूपीएससी की जर्नी में कहूँगा दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति हो, एक बार मानवीय विषय, एक बार सामाजिक विषय और एक बार बृहद रूप से हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और मैं क्या एक भारत में इस वक्त ब्रांड कह सकते हैं आप, विकास द्विवेदी सर है जो दृष्टि के खुद फाउंडर हिंदी और इथिक्स पढ़ाते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को भी एक बार यूपीएससी तैयारी कराऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है, उसका स्वाद चखा है। यूपीएससी की पढ़ाई जर्नी में ऐसा होता है कि जीवन व्यक्ति असफल कहीं नहीं होता, वो किसी न किसी स्टेज पे जाके सफल होता है, किसी न किसी राह पे सफल होता है। जो वो चाहता हो सकता है ना पाए, लेकिन उससे आसपास ही रहता है। काफ़ी क्रांतिकारी विचार प्रतीत हैं अविनाश जी के। तो मैं इस क्रांतिकारी विचारों में आपसे जानना चाहूँगा कि यूपीएससी की जर्नी में जो बच्चे यहाँ आते हैं, गांव से, छोटे छोटे गांव से आते हैं, तो उन छोटे छोटे गांव से आने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, छात्र होते हैं, एक सपना लेकर आते हैं यूपीएससी का, तो वो उस सपने को जो लेकर आते हैं तो यहाँ पर उनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मुखर्जी नगर में या राजेंद्र प्लेस में, क्या पढ़ना है उससे थोड़ा संक्षिप्त में आप मुझे बताएं। केवल मुखर्जी नगर राजेंद्र प्लेस दिल्ली की बात नहीं करिए, आप प्रयागराज हो या आप राजस्थान के उदयपुर बात करें या बिहार का पटना बात करें, जहाँ भी बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है दिल्ली में थोड़ा सा ज़्यादा ही सामना करना पड़ता है क्योंकि राजधानी है और यहाँ पे संसाधन कम और उपभोग करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं। और यहाँ पे आने में सबसे पहले तो आपको एक आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक और आर्थिक दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर आप मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो आप पढ़ने के लिए निकलेंगे नहीं, और अगर पढ़ने के लिए आप निकल आए तो इसका मतलब है मानसिक रूप से तो सक्षम हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से जब तक सक्षम नहीं होंगे। दिल्ली इतनी महंगी शहर है और यूपीएससी की जर्नी इतनी महंगी पड़ जाती है क्योंकि जर्नी होता है कि आप आए और निकल ही गए, इसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो आर्थिक रूप से सक्षम होना, जो एक बेसिक जो जरूरतें हैं कि रहना, खाना, कोचिंग और किताब कॉपी की जरूरतें होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो तो ठीक है, और भगवान की दया से, माँ बाप की कृपा से कि इतना सक्षम मैं था, मेरे पेरेंट्स जो मुझे यहाँ पे रख के पढ़ा सके और मैंने शुरुआत किया। तो जब आपने आर्थिक रूप से सक्षम कहा तो मेरे दिमाग में एक बात ट्रिगर की, तो गांव के जो गरीब बच्चे हैं वो जब यूपीएससी का सपना देखते हैं तो आप उनके लिए कोई एक क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए कोई सजेशन या कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो वो जब वहाँ अगर मान लीजिए उन्होंने अपने बना ही लिया है कि मैं आईएएस की तैयारी, आईपीएस, सिविल सर्विस, जो भी उनका सपना हो, ठान लिया है, तो मानसिक रूप से हो जाने के बाद, जैसे मैंने पहला कहा, तो अपने पेरेंट्स से बात करें और अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद उनके पेरेंट्स को ये भी समझना होगा, दोनों को, बच्चे को भी पेरेंट्स को भी, कि इस काबिल हो चुका है बच्चा, ग्रेजुएट हो चुका है, दोनों आदान प्रदान, कि हमें वहाँ पे रहने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है 5 साल भी यात्रा लग सकती है, आगे भी हो सकता है, वो सक्षमता हो।
और जो कह सकते हैं कि पहली पाठशाला उनकी माँ होती है, और बच्चे के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है कि परिवार भी लेके चले, जी तो वो बेहद ज़रूरी होगा। जी जी। और वहाँ से आके सबसे पहले मैं कहूँगा अपनी बेसिक चीज़ें, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप बेसिक चीज़ें अपने घर पे ही कवर कर सकते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से, चाहे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं या बहुत सारी बुकें आप चाहे तो घर पे रह के पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल सकती है। अविनाश जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि हम सफल उम्मीदवारों की कहानी तो बहुत सुनते हैं यूपीएससी में, और उनके ऊपर कई वेब सीरीज बनी हैं, कई फिल्में बनी हैं, और अभी एक हाल ही में फिल्म आई, लेकिन वो सफल हो गए। तो सफल व्यक्ति के ऊपर तो बहुत कहानियां लिखी जाती हैं। कहते हैं कि विजेता के ऊपर तो इतिहास लिखा जाता है, और जो हार गया तो क्या उसका इतिहास कहीं लिखा जाएगा या दर्ज होगा? तो एक जो एक एक्सपेरेंट है जो काफ़ी मेहनत करता है और इंटरव्यू देता है, मेंस लिखता है, उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं मान लीजिए उसकी हताशा मिलती है, तो उस यूपीएससी की जर्नी में उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मान लीजिए आपको असफलता मिलती है, तो क्या प्लान बी होना जरूरी है? आपने जो 12 फेल के जिक्र की फिल्म की आप उसी में देखे होंगे कि उसमें कुछ और बच्चे उसके साथी होते हैं जो असफल होते हैं, वो भी इंटरव्यू देते हैं जी। वो एक सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं या वो एक सफल समाज सेवा बन जाते हैं, एक टीचर बन सकते हैं। तो मेरा भी एक बैकअप प्लान यही है कि अगर मैं भी दे रहा हूँ, अगर सफल ना हुआ तो एक सोशल वर्क जो मेरे अंदर एक बचपन से ही है कि सोशल के रूप में मैं डीएम भी बनना चाहता था, समाज सेवा, देश की सेवा करने के लिए। मैं एक टीचर अच्छा बन सकता हूँ क्योंकि मैंने मास्टर किया दिल्ली से, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और मैं आसपास छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, जैसे एक एनजीओ करके टाइप से मैंने बहुत सारे संस्थानों में जुड़ भी रखा है। तो मैं कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में अपना योगदान देना चाहूँगा। शिक्षक के रूप में अपने आप को आगे अगर बढ़ाना चाहूँगा, यानी आप अध्ययन और अध्यापन के दोनों के रूप में रहूँगा। मैं अध्ययन अध्यापक निरंतरता बनाए रखूंगा क्योंकि मैं शिक्षा से दूर नहीं जाना चाहता। तो सर, इसमें जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हमारा पहला अटेम्प्ट होता है, दूसरा अटेम्प्ट होता है, तो उसमें हम काफ़ी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं जी। तो उस वक्त जो है आप अपने आप को क्या देखते हैं? उस वक्त आपको क्या लगता है कि आपको उस वक्त परिवार का उसमें क्या योगदान होता है जब आप असफल मान लीजिए? सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा योगदान होता है। कई दफ़ा जब माँ ये पूछती है कि बाबू अधिकारी कब बनोगे जी, कब उस गाड़ी में आओगे, शायद माँ को भी पता भी नहीं है कि अधिकारी के ऊपर से जो बत्ती होती है फट गई है, पर माँ को यह कि अधिकारी वाली बत्ती आएगा जी जी। तो माँ पूछती है कि बाबू अधिकारी कब बनोगे, तो मैं कहता हूँ माँ बस जल्द एग्जाम दे रहा हूँ। और वो मेरे लिए पल ऐसा लगता है कि मतलब मैं बुकों को इस तरीके से पढ़ जाऊँ और इस तरीके से एग्जाम मेरे सामने कल आ जाए कि मैं कल निकाल दूँ। और जब बाबूजी पूछते हैं कि बेटा कब तक हो जाएगा, कि आगे की शादी भी करनी है, उम्र हो रही है, घर की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और बहुत सारे ज़मीन को छुड़ाना भी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी साल हो गए, तो बहुत सारे गिरवी रहन रख के भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप खुल के पूछ रहे हैं तो कुछ पैसे गिरवी रख के भी मैं पढ़ रहा हूँ। और कहते हैं कि बेटा उसको छुड़ाना भी है, तो कब बनोगे जिससे कि अपने खेतों और अपनी ज़मीन को मैं वापस लेके उस पर अन्न उगा सकूँ। बिल्कुल। और एक मैं किसान का बच्चा हूँ, थोड़ा सा भूमि से लगा। काफ़ी आपने अंदर की बात बताई आपने। और मैं इसमें एक जानना चाहूँगा कि यूपीएससी की जर्नी में जब हम एक अपने गाँव शहर को छोड़कर बाहर होते हैं, तो माता पिता कई बार शायद वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं जो हम यहाँ गुजर रही होती है छात्र के ऊपर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है, क्या वो बीत रही होती है। एक्चुअली क्या होता है भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि वो गांव के पर्सपेक्ट से देखते हैं और हमारे उनके उम्र के बीच करीब 20 साल से 25 साल का फासला होता है। तो हम एक जनरेशन या 2 जनरेशन आगे हैं, और आज तो जितनी स्पीड से बढ़ रही है कि बहुत जनरेशन आगे हो जा रही है, तो शायद वो जनरेशन समझ नहीं पाती हमारी ज़रूरतों को। और यही उम्र जीवन बनाने की भी होती है और यही उम्र परिवार चलाने की भी होती है। जिसे अगर मैं सीधा खुल के कहूँ तो यही उम्र मेरा करियर का भी है, यही उम्र मेरी आस्की और मिजाज का भी है कि इस चीज से मैं भाग नहीं सकता। एक सामाजिक रूप से कह सकता हूँ मैं पुरुष हूँ महिला की तरफ, और अगर कोई महिला है तो पुरुष की तरफ आकर्षित होना, मित्रता होना लाजमी है। तो उन दोनों को बैलेंस करके चलना बेहतर है। आपने यहाँ पर यूपीएससी में प्रेम का एंगल जो हमने 12th फेल मूवी में देखा था, वो भी आपने कहीं ना कहीं से आप मानते हैं? जरूर सर, उससे मैं अछूता नहीं हूँ क्योंकि मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ। चलिए बढ़िया है। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं प्री की या मेंस की, और जब टेस्ट हो जाता है और टेस्ट होने के बाद मान लीजिए आपके नंबर कम आते हैं और उसके बाद आपकी शाम को आपकी माताजी या पिताजी से बात होती है, तो माताजी क्या बोलती हैं और पिताजी क्या बोलते हैं? सच बताऊँ तो माँ से तो हर रात बात हो जाती है, हर रात माँ फ़ोन करती है, पूछती है बेटा खा लिए जी, पहले ये पूछती है तबीयत कैसी है, पढ़ाई तो अपनी जगह है, ठीक, बहुत अच्छी चीज़ है, बेटा खा लिए सब ठीक होना और कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 10 मिनट 15 मिनट की बातें होने के बाद बाबूजी को फ़ोन देती है कि लीजिए ना थोड़ा बतिया लीजिए, हमारा थोड़ा बिहारी का शब्द है या हम आते हैं पूर्वांचल से, तो कहती हैं कि पापा को थोड़ा बात कर लीजिए, आप भी देखिए लड़के से। तो दबे स्वर में पापा पूछते हैं कि हाँ कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसे हैं कि नहीं, जो कि कल ही एक दिन भेजा तो भी जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम कल तुमको भिजवा देंगे कुछ पैसा।
और अच्छे से किताब ले लेना और थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान जी, रखना जी। और बेटा इस बार सफल हो जाओ जी। ताकि जीवन तुम्हारा कुशल हो जाए और हम भी उसके साथ आशा देख रहे हैं पूरा गांव तुम्हारे लिए ललायित है और मैं मुझे गांव को जवाब भी देना है तो मतलब बहुत कह नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं है जी, मैं क्योंकि समझ रहा हूँ अपनी आपकी भाषा में बात। बोलते हैं जी। कि बेटा पूरे गांव को ना उम्मीद- दिखाना है कि उम्मीद है। हमारा बेटा बाहर जाके घूम नहीं रहा जी, जी। हमारा बेटा मेहनत कर रहा है हाँ, हमने उसको ये बहुत अच्छे जरूरी बात है। संस्कार दे रखे हैं हम्म। कि हमारा बेटा सफल होकर आएगा और गांव की आशा पे खरा उतरेगा और हाँ। बहुत सारे लोगों का मैं एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं कि हाँ। एक्सपेक्ट ऐसा लोग करते हैं कि अगर मेरे गांव की 50,000 की जनसंख्या होगी, जनजातीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, जी, जी, जी। तो सब मुझे समझते हैं कि साहब आएंगे और हमारा जी, जी। उद्धार जी करेंगे। जी जी। तो मैं आपसे आगे इसमें ये जानना चाहूँगा कि जो है आगे की यूपीएससी की जर्नी में जो है आप किस प्रकार से अपने आप को देखते हैं कि आप अभी और क्या नई रणनीति अपनाएंगे, लाइक सी सेट को लेकर जो है, या जो भी मान लीजिए कि अभी जस्ट हमारा जो है प्री आने वाला है, 3-4 महीने का समय रह जी, गया है, तो उसमें आप जो है किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे? आप अगर देख रहे होंगे कि बैक टू बैक यूपीएससी अपने आप को डेवलप कर रही है, कह सकते हैं बहुत ही हार्ड एग्जाम ले रही है धीरे धीरे, जो सिलेबस उससे भी अच्छा। और इस बार का सीसेट मैंने दिया था जिसमें मैथ बहुत ही टफेस्ट एग्जाम आया हुआ था, जी। जिसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर हूँ। जी। बाकी अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी आज कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहा होता। जी। और मेरा कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स पे अभी इस वक्त ज़्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले साल में देखा कि मैंने इकोनॉमिक्स की वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर था, अन्यथा मैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार के उम्मीदों पे बहुत कुछ कर सकता था। नहीं, आप सही कर रहे हैं। और आज हमने आपका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देखा और दूसरा परिप्रेक्ष्य आपका जानने का मौका मिला। मैं सच बताऊं तो मैंने पूछा तो बहुत, हम्म। पर बताने में महसूस हो रहा है कि बताता कैसे है सामने वाला। हाँ, क्योंकि प्रश्न पूछना समटाइम मुश्किल हो जाता है और उत्तर देना थोड़ा सा मतलब शायद मैं उल्टा बोल गया शायद, है ना? शायद कई बार प्रश्न पूछना आसान होता है और उत्तर देना हाँ। कठिन हो जाता है ना? शायद सही था। और तो मैं आगे और भी इस यूपीएससी की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे और आपके संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तो यूपीएससी में जो आप मुखर्जी नगर आए, यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो समस्याएं फेस करनी पड़ी, कहते हैं बहुत महंगा क्षेत्र है, कमरे का किराया, खाना पीना, तो थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएं आप। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को जानने को उम्मीद होगी, आज भी जो घर पे बैठे होंगे वो शायद जानना हाँ, चाहते ये होंगे बहुत, कि घर पे बहुत लोगों को पता ही नहीं हाँ, होता कि गाँव देहात में कितना लगता है, क्या जी, होता जी, है। जी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस मुखर्जी नगर में कम से कम जी। अगर आप मिनिमम भी जाएं तो 10,000 रुपये का एक रूम है छोटा सा, जी। जिसमें एक रूम, किचन और जी। बाथरूम जो भी कह सकते हैं, जिसमें कि आपका एक स्टडी के लिए उतना सफिशियंट है बच्चे के लिए अगर केवल रहना है तो 10,000 अगर मिनिमम मैं कह सकता हूँ किराया, और 5,000 रुपये खाने का हो गया 15,000, और 5,000 आप रख लीजिए, कहीं ना कहीं किताब है, फॉर्म है, कहीं ट्रेवल है क्योंकि एग्जाम देना है आपको, और आर्थिक जरूरतें जैसे कि कपड़े हैं, हो सकता है कहीं चाय हो, बहुत सारी चीजें। तो हर 20,000 महीने का खर्चा कितना, मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम अगर मैं कहूँ कि अगर एक लड़के के साथ अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं करते जी। हैं और कई लोग कर लेते हैं 2 लड़के, तो मिनिमम खर्चा दिल्ली में इस वक्त मिनिमम से मिनिमम 15 से 20,000 के बीच में है। एक स्टूडेंट का? एक स्प्रिंट का 15,000 से कम तो बिल्कुल नहीं 15,000 से कम है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँगा उस मतलब 20,000 आप मान लीजिए, लेकिन 15,000 वो बच्चा जी। जो बहुत आर्थिक गरीबी है, लेकिन एक एवरेज में आप 20,000 लेके चलिए 20,000 लेके चलो, तो यानी 20,000 लेके चलना है और उसमें से आपको पर मंथ कोचिंग की 20,000 पर मंथ, लेके और चलना कोचिंग की है। फीस 2 लाख अलग। 2 लाख से ऊपर जो अगर आप एक फीस साल है, की 20,000 के हिसाब से जोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं 3 लाख पहुंच जाएंगे रहने। 3 लाख रहने का, 2-2.5 लाख, यानी 5-6 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, तो यानी आप नहीं, एक बार आप कोचिंग का फीस दे लीजिए, हाँ। उसके बाद केवल आपको रहने का रहने चाहिए, का तो चाहिए। मतलब आपको 2 लाख रुपया सालाना कम से कम रहने का आपको 2 लाख चाहिए रुपए चाहिए। का चाहिए इसमें, और इसमें सफलता का भी उम्मीद कम है। हाँ, सफलता और- कई बार 1 साल 2 साल मिल जाती है, कई बार लंबा सफर तय करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक छात्र जो है पहले या दूसरे प्रयास में यूपीएससी पास कर लेता है, उसकी रणनीति, और एक छात्र जो है कि काफी लंबा समय लग जाता है उसको, तो उसकी रणनीति में क्या अंतर हो सकता है? क्या वजह है कि एक छात्र पहले दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में पास कर लेता है और इसको अगर 2-3 आपको डाटा पता हो, अगर डाटा पता हो आपको, जी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, जी। एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में ज्यादा सिलेक्शन है रेशियो, उसका एक कारण है बेसिक, क्योंकि उन्हें यूपीएससी क्या चीज होती है, जो हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति जब ग्रेजुएट में पहुंचता है जी जी जी। तब उसे ढंग से पता होता है कि एक्चुअली Okay. यूपीएससी क्या है। हाँ। उसे केवल डीएम और एसपी समझ में आता है जी, गांव के जी, लेवल बिल्कुल। पे। लेकिन वही इंग्लिश मीडियम वाला व्यक्ति, उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी होती है, वो लोगों से मिलता है, यूपीएससी के बारे में समझता है, Okay. और आज बच्चा हाई स्कूल से ही वो लगा है, Okay. तो उसका जो बैकअप है, उसका जो बेस है, जी। वो बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, जी। और जैसे वो ग्रेजुएट करता है उसके बाद देन वो क्वालिफाई होने की संभावना में रहता है। और जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, जो यूपी, बिहार, राजस्थान खासकर है, जी। हरियाणा का बच्चा, वो ग्रेजुएट होने के बाद समझता है, जी। तो उसको पीजी और समय लग जाता है, जिसकी वजह से शायद रेशियो कम है। और कई बार पेरेंट्स जो हिंदी मीडियम के होते हैं वो उतना शायद सफिशिएंट जोर नहीं लगा पाते, जी। पैसे उतने नहीं दे पाते, हो सकता है जो बुक उसको तुरंत मिल जाए, उसको कोचिंग अच्छी से अच्छी टीचर मिल जाए, और रहन सहन अच्छा, वातावरण अच्छा हो, जिससे सिलेक्शन में वो बहुत अहम रोल अदा करता है, जी। जो कि उच्च वर्ग के लोगों में ये एक अहम रोल अदा करके वो निकाल रहे हैं। शायद जो इंग्लिश मीडियम जो कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन इतना क्यों कर रहा जी। है, वो शायद इसी का रोल है। तो आप जो है अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे गांव शहर के बच्चे
जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, रील के माध्यम से देखकर यूपीएससी की तैयारी में करने लगते हैं, वो डीएम की एंट्री और डीएम का एग्जिट देखते हुए जो रील वायरल होती हैं उनको देखते हुए कहीं यूपीएससी का सपना पाल लेते हैं। तो क्या यूपीएससी का सपना हर किसी को देखना चाहिए, और आप गांव से आने वाले एक मध्यम वर्गीय बच्चे को क्या सलाह देना चाहेंगे, और क्या कोई उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और मैंने सुना है कि आप लिखते हैं कुछ जो है, तो आप मुझे अंत में एक उसके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, और एक थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कुछ 2-4 मोटिवेशन लाइन भी आप हमारे इंटरव्यू के अंत में सुनाएं। जरूर अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि रील्स और सपने जी सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। जी मैंने भी सपने देखे थे, इसलिए आज यहाँ बैठा हूँ, सफल हूँ, इसलिए कि एक इंसान बन चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ एक अलग मैटर जी। है। सपने देखना बुरी बात नहीं, बिल्कुल। हर इंसान को सपने ऊंचा देखना चाहिए। जी। लेकिन जो रील्स में देख रहे जी। हैं, एक्चुअली में रियल लाइफ और रील्स में बहुत फर्क होता है। तो आप रील्स देख के रियल लाइफ में अपने आप में पहले आप अपने आप को आंकिए कि आप कहाँ हैं, मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, बिल्कुल। फिर आप आर्थिक रूप से सक्षम अपने आप को बना पा रहे हैं कि जी। नहीं, उसके बाद आप इस फील्ड में कूदिए। अन्यथा आप सबसे पहले कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करिए। जी। आप अगर यहाँ भी आ रहे आइए, लेकिन कोई छोटी मोटी जॉब रहेगी जिससे कि आप घर पे प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से जैसे ही तंगी आती है जी। सबसे पहला प्रेशर वही होता है, बिल्कुल। और सारी मेहनत खराब हो जाती है। अंत में जब एग्जाम के समय आपके पास जी। प्रेशर आ जाते हैं, और कहते हैं कि खेल सारा प्रेशर का है, बिल्कुल। और एग्जाम हॉल में कई बार याद आ जाता है कि पैसा नहीं है, रूम रेंट जी, देना है, बिल्कुल। और वो क्वेश्चन छूट जाता है, सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। सही, और आपने सही सलाह दी। आपने जो बोला कि लिखता है, हाँ हाँ तो एक्चुअली में मैं इस जर्नी के दौरान इतना शिक्षा पा चुका हूँ जी, जी। कि थोड़ा कह सकते हैं कि मोटिवेशनल चीजें लिखता हूँ। तो मैंने 1-2 चीजें लिख के अभी सुबह ही लिखा था, अगर चाहे तो मैं सुनाऊँ हाँ, और बिल्कुल, बताऊँ आपको नहीं बिल्कुल आप बताएं, और हमें अच्छा लगेगा और लोग मोटिवेट कि होंगे। मैंने अपने जिंदगी के लिए लिखा था। जी। अगर आप सर सुनना हाँ, पसंद कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल आप हमारे दर्शकों की तरफ देखकर हाँ। उनको जरूर, मोटिवेट जरूर, करें, और हाँ। आप उन्हें सुनाएं। एक लाइन है हाँ कि जिंदगी की कठिनाइयों से डरना कैसा, जिंदगी की कठिनाइयों से डरना कैसा, माना जीवन कठिन है फिर मरना कैसा। जिंदगी की कठिनाइयों से डरना कैसा, माना जीवन कठिन है फिर मरना कैसा। माना नौका साथ नहीं मैं तैर के दरिया पार करूं, माना नौका साथ नहीं मैं तैर के दरिया पार करूं। धैर्य धीर साहस के पंखों से उड़कर, धैर्य धीर साहस के पंखों से उड़कर न भवसागर पार करूं। और 2 लाइन जो बची है उसको सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर बताइएगा कि कुछ घाव के दर्द जीवन से नहीं त्यागा जाता, कुछ घाव के दर्द से जीवन नहीं त्यागा जाता। जी, जी। जीवन एक कर्म युद्ध है यूं ही नहीं हारा जाता। बहुत खूबसूरत, जीवन एक कर्म युद्ध है यूं ही नहीं हारा बहुत जाता। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अविनाश जी, आपसे और भी चर्चाएं हम करते रहेंगे। सर एक मैंने अपने जीवन की अंतिम एक संघर्षों की कहानी भी मैंने लिखा था, अगर आप इजाजत दें हाँ, समय बिल्कुल हो तो। बिल्कुल एक और सुनाएं। कि जो मेरी कहानी है, मैं कहूँ कि अगर मैं कर क्या रहा हूँ और होना क्या चाहिए। उसको 2 शब्दों में आप हाँ जरूर 2 शब्द में। बिल्कुल बिल्कुल बताएं, दर्शक कि काफी उतावले होंगे इसको जानने के एक लिए। पृष्ठ है भूमिका मेरी, एक पृष्ठ है भूमिका मेरी, एक पृष्ठ मेरे निष्कर्ष का, जी एक पृष्ठ है भूमिका मेरी, एक पृष्ठ है मेरे निष्कर्ष का। बाकी पन्नों पर जीवन के लिखा सतत संघर्ष मेरा। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। ठीक है अविनाश जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने पहली बार शायद इंटरव्यू फेस किया हाँ होगा। सर, मैं और- लोगों के लेता रहा और हाँ। आप मेरे लिए तो बहुत खुशी हो रही है, और तो- लग रहा है कि मतलब वाकई मैं भी ठीक तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। और एवरीवन सभी को मैं यही कहूँगा कि सब हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और शुक्रिया आप सबका। नए साल में और- सर आपने एक नई चीजें मेरे लिए लाया, तो मैं कहूँगा और कि इस नए साल में अविनाश जी बहुत अच्छा वक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, और ज्ञान की उनके अंदर कमी नहीं है, यूपीएससी स्टूडेंट है। तो आप इन्हीं के चैनल में इन्हीं का इंटरव्यू मेरे द्वारा लिया हुआ देखें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अविनाश जी का साथ दें। और इनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा जो मैंने देखी है वो इनके अंदर है, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अविनाश जी का साथ दें। एक युवा है, एक यूथ है, एक नई चिंगारी इनके अंदर है, एक क्रांतिकारी इनके अंदर जिंदा है, और इनके अंदर जो विचार हैं वो काफ़ी प्रेरणादायक हैं। और मैं चाहूँ तो मैं इनके अंदर एक क्रांतिकारी देखता हूँ। जब क्रांतिकारी की बात आती है तो एक भगत सिंह की बात आती है। और बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम मैं भी दूंगा। सर कुछ अपने हाँ चैनल हाँ से बिल्कुल, जरूर अपने तरफ से बिल्कुल अपने दर्शकों को, कहूँगा। आप अपने ही बहुत बहुत दर्शकों को धन्यवाद बताइए। साथियों कि आपने इतने देर तक बना रहा, और आप नए वर्ष में आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे और नए पन्नों को लिख रहे होंगे जैसे मैंने भी। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि भाई साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया, और कह सकते हैं कि नए साल की एक अच्छी शुरुआत मेरे लिए